लाखा बावल नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां चिलचिलाती धूप और गर्म लू के थेपड़े हर दिन और भी तेज होते जा रहे थे। इस गांव के लोग मेहनत से खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन इस साल गर्मी ने तो जैसे सबकी परीक्षा लेने ठान ली थी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। तालाब सूख चुके थे और कुएं भी प्यासे लग रहे थे। लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी चाय की दुकान थी, जो कभी दिन पर चहल पहल से भरी रहती थी। बूढ़े बुजुर्ग और कामगर सुबह शाम वहां जुटते, हंसी मजाक करते और दुनिया जहां की बातें करते। अब हालात ऐसे थे कि दुकान के आगे रखी बेची भी सोनी पड़ी थी। चाय की दुकान के मालिक रामलाल, जिन्हें सब काका कहकर बुलाते थे, हाथ में पंखा लिए बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था और आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई गर्मियां देखी, मगर ऐसी भीषण लू और पानी की ऐसी किल्लत उन्होंने बहुत कम ही महसूस की थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गर्मी गांव की रूह तक को झुलसा देने पर आमादा हो। उसी गांव में भोला नाम का एक मजदूर अपनी पत्नी शीला और एक 10 साल का बेटा कार्तिक के साथ रहता था। भोला बहुत ईमानदार और सीधा आदमी था। आप तो जानते ही हो कि गर्मी शुरू हो गई है। पिछली बार गर्मी के दिन कितनी मुश्किल से कटे थे। घर की छत और दीवारें जगह जगह से गर्मी से फटी हुई हैं। अगर तुमने इस बार भी कोई इंतजाम नहीं किया तो हमारा हाल पहले जैसा हो जाएगा। बाहर की सारी गर्मी घर में आएगी। तुम सही कहती हो शीला। पिछली बार की गर्मी ने बहुत परेशान किया था। इस बार कैसे भी करके छत और दीवार की मरम्मत जरूर करवानी होगी। शीला, मैं मालिक के पास जा रहा हूँ, वह जरूर मेरी मदद करेंगे। अगर मालिक ने पैसे दे दिए तो मैं कल ही छत और दीवार मरम्मत करवा दूंगा। इतना कहकर भोला अपने मालिक के पास चला जाता है और मालिक से कहता है, मालिक, आप तो जानते ही हो इस समय घर में एक भी पैसा नहीं है और गर्मी शुरू हो गई है। घर की छत और दीवार जगह जगह से फट रही है। अगर मैंने छत और दीवार की मरम्मत नहीं करवाई तो बाहर की सारी गर्मी मेरे घर में आ जाएगी। पिछली गर्मी में तो मैंने अपने पड़ोसी से पंखा ले लिया था, पर इस बार उसने पंखा देने से मना कर दिया है। अगर इस बार छत और दीवार की मरम्मत नहीं करवाई तो मेरा सारा परिवार गर्मी के कारण बीमार पड़ जाएगा। मालिक, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दीजिए, अगले महीने की तनख्वाह से काट लेना। बोला, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने हर समय तुम्हारी मदद की है और तुम यह भी जानते हो कि हमारी दुकान इस समय बहुत घाटे में है। इस दुकान की वजह से मुझे बहुत नुकसान हो गया है, इसलिए मुझे यह दुकान बंद करनी होगी। तुम भी अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। मालिक, ऐसे मुझे कहाँ काम मिलेगा। मैं तो आपसे बस थोड़े पैसे उधार मांगने आया था, लेकिन आपने तो मेरा रोजगार ही छीन लिया। बोला, तुम्हारी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। जब धंधा ही चौपट हो गया तो तुम्हारे पैसे कहाँ से दूँ। बोला, मुझे भी तुम्हारी तरह परिवार की चिंता है। अब मुझे भी कोई दूसरा काम देखना होगा घर के गुजारे के लिए। बेचारा भोला मायूस होकर अपने घर चला जाता है। मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया है। इस गर्मी में उनका भी हाल हमारी तरह है। मालिक ने दुकान भी बंद कर दी है, इसलिए मुझे भी काम से निकाल दिया है। अब मुझे भी कहीं और काम की तलाश करनी होगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। इतनी गर्मी में आपको कहाँ काम मिलेगा। पहले तो छत और दीवारों की चिंता थी, लेकिन अब तो काम भी नहीं रहा। जब काम ही नहीं है तो छत और दीवारों की मरम्मत कैसे होगी। शीला, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही जाकर कोई काम ढूंढ लूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो हम छत और दीवार की मरम्मत जरूर करवाएंगे। अगले ही दिन भोला काम की तलाश में निकल जाता है। तभी भोला एक गोदाम पर आ जाता है और मालिक से कहता है, सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ। क्या आपके गोदाम में कोई काम मिल सकता है? बेटा, हमारे गोदाम पर काम करने के लिए मेहनती और भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है। तुम किस तरह से काम कर सकते हो? आपको मेरा काम बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ। मेहनत से तो हर इंसान काम करता है। यहाँ गर्मी के मौसम में गाड़ी से राशन के बोरे उठाकर गोदाम में रखने पड़ते हैं और फिर उन्हीं बोरों को उठाकर ग्राहकों को देने होते हैं। यह काम बहुत मेहनत का है, खासकर इस गर्मी में।
ठीक है सेठ जी, मैं काम के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बता दें कब से काम पे आना है। फिलहाल तो अभी हमारे पास कोई जगह खाली नहीं है। हाँ, अगर भविष्य में कोई जगह खाली होगी तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन अभी हमें माफ कर दो, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनकर भोला उदास हो जाता है। उसके बाद भोला कई जगह जाता है, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता। भोला को काम की तलाश में उसे सुबह से शाम हो जाती, लेकिन भोला को कहीं भी काम नहीं मिलता। इसलिए वो सोचता है, आज पूरा दिन निकल गया लेकिन मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैं शीला से कितने विश्वास से कहकर आया था कि आज जरूर छत और दीवार की मरम्मत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन अब तो घर में कुछ राशन भी नहीं बचा है, नौकरी भी चली गई। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। बेचारी शीला मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। भोला थक हार कर एक चाय वाले की दुकान पर बैठ जाता है। तभी भोला ने देखा कि दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। आज अखबार में खबर पड़ी कि लगातार 3 महीने गर्मी और लू चलने वाली है। अगर 3 महीने तक लगातार लू चलेगी तो किसान और गरीब लोग कैसे जिएंगे? गर्मी की वजह से सारी फसलें सूख जाएगी और गरीब लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। अरे भाई, जो अखबार में लिखा है मैं तो बस वही बता रहा हूँ। अरे अखबार वाले तो कुछ भी उल्टा सीधा छाप देते हैं जिससे अखबार ज्यादा बिके। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे होगा वो जो ईश्वर चाहता है। पिछली बार अखबार में छपा था कि इस बार बिल्कुल भी गर्मी नहीं होगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। पिछली बार कितनी तेज गर्मी पड़ी थी। अरे मेरी दुकान लगभग 1 महीने तक बंद पड़ी रही, इसलिए अखबार में दी गई बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। भोला को इन दोनों आदमी की बातें अजीब लगती हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, शीला, मैंने हर जगह काम की तलाश की, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है और सुबह से कार्तिक की तबीयत भी बहुत खराब हो रही है। उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है। मुझे लगता है उसे लू लग गई है। तुम उसके लिए दवाई ले आओ। लेकिन शीला, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। कुछ ही देर में कार्तिक का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बोला, अगर कार्तिक को इलाज नहीं मिला तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। जानता हूँ शीला, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। ऐसे में कार्तिक के लिए दवाएं कहाँ से लाऊं? मैं एक काम करता हूँ, श्याम के घर जाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। भोला श्याम के घर की ओर चल देता है और जोर जोर से श्याम के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। जैसे ही श्याम घर से बाहर आता है तो भोला श्याम से कहता है, श्याम भाई, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे लू लग गई है। अगर उसे जल्दी से सही इलाज नहीं मिला तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। प्लीज तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोला, भाई मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब एसी लगवाने में खर्च हो गए, इसलिए देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बोला, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं तुम्हारी परेशानी में भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। श्याम भाई, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। क्या तुम सच में मेरी इस गंभीर स्थिति में मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या मेरा बेटा तुम्हारी दया और सहायता के लायक नहीं है? बोला, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं सचमुच तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे खुद के हालात इस समय सही नहीं है। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई ना कोई तुम्हारी मदद जरूर करेगा। इतना कहकर श्याम घर के अंदर चला जाता है। श्याम की पत्नी श्याम से कहती है, अरे कौन था दरवाजे पर जो इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रहा था? अरे मेरा दोस्त बोला था, उसका बेटा कार्तिक बहुत ज्यादा बीमार है, उसे लू लग गई है। उसके इलाज के लिए उधार पैसे मांगने आया था। मैंने साफ मना कर दिया उधार पैसे देने के लिए। लेकिन भोला तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था, उसने तुम्हारी हर मुश्किल वक्त में बहुत बार मदद की है, फिर तुमने उसे पैसे उधार देने से क्यों मना कर दिया? अरे भगवान, मैं कोई दानवी नहीं हूँ जो हर किसी की मदद करता फिरूं। पर रही बात दोस्ती की, तो मैं उतना ही रिश्ता निभाता हूँ जितना मुझे खुद फायदा होता है। मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं, कोई ना कोई तो उसकी मदद जरूर कर देगा। ईश्वर का डर कीजिए, मुसीबत आते हुए देर नहीं लगती है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ये घमंड तुम्हें ले डूबे। अरे यह सब फालतू की बात है, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी यह कोई घमंडी वाली बात नहीं है। अरे मेरे पैसे किसी को दूं या ना दूं, मेरी मर्जी।
अपने घर आता है तभी उसका बेटा कार्तिक अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा सिर भारी हो गया है और मेरा पूरा शरीर जैसी आग में जल रहा है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? बच्चे की हालत खराब होती जा रही है। मरता है तो मरने दो, इसे भी पता चले कि ये गरीब बाप के घर पैदा हुआ था। मैं थक चुका हूँ लोगों से पैसे उधार मांग मांग के, कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती छीन के तो ला नहीं सकता मैं। ऐसा मत कहिए, आपको एक बार मुखिया जी के घर चले जाना चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मुखिया जी से कहना हमारा बच्चा बीमार है, उसे इलाज की सख्त जरूरत। बोला, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। बुरे वक्त में कोई किसी की मदद नहीं करता। यार, दोस्तार, रिश्तेदार केवल उसी वक्त तक साथ रहते जब तक इंसान के पास पैसे होते। गरीबी में सब मुंह मोड़ लेते। लेकिन बोला, मुझे यह कहते हुए और भी ज्यादा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम तो जानते ही हो, इस बार की योजना में अभी तक सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया है। गांव में जो भी छोटा मोटा काम हो रहा है वह बस सब मेरी जेब से ही हो रहा है। मेरे ऊपर दुनिया भर का कर्ज है और गांव वालों ने एक नया धंधा बना लिया है। मुंह उठाए पैसे लेने चले आते जिसे उनका बाप रख गया हो। बुरा मत मानना। बोला, मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूँ, यह गांव में और भी बहुत लोग ऐसे हैं। वैसे तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता। कोई बात नहीं मुखिया जी, जब अपनों ने ही मदद नहीं की तो फिर तुम कैसे कर सकते हो। अब तो जो ईश्वर की मर्जी है वही होगा। ये कहकर भोला अपने घर की ओर निकल पड़ता है और सोचने लगता है, आज लोगों ने साबित कर दिया कि कोई भी किसी का अपना नहीं होता। बुरे वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता। भोला ये सोच ही रहा था कि उसे बहुत तेज चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर ही बेहोश हो जाता है। उधर से एक आदमी आ रहा होता है। उसने भोला को बेहोश देखा, उसे अपने घर लेकर गया। मैं तो अपने घर जा रहा था, यहाँ कैसे आया? मुझे जल्दी से अपने घर जाना होगा। तुम रास्ते में बेहोश पड़े थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। तुम्हारा अभी अपने घर जाना ठीक नहीं रहेगा। पहले तुम्हें आराम करने की जरूरत है, उसके बाद अपने घर चले जाना। आपने मेरी मदद क्यों की? आप तो मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी आपने मेरी मदद की, मुझे अपने घर लाए और मेरे इतने अच्छे से ख्याल रखा। देखो भाई, जीवन में केवल खुद की मदद करना काफी नहीं होता है, बल्कि हम सब एक दूसरे की मदद के लिए है। जब कोई इंसान परेशान हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करें। हो सकता है कि तुमने अब तक लोगों के बुरे पहलू ही देखे हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि अच्छाई भी इसी दुनिया का हिस्सा है। सच में, क्या आपको नहीं लगता कि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते, किसी और की परवाह नहीं करते, चाहे दूसरा जिए या मरे? हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के अंदर अच्छाई भी होती है। वैसे तुम बेहोश कैसे हो गए थे? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी हालत कुछ अच्छी नहीं है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं उसका इलाज कर सकूं। मैंने सभी से अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे मांगे, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं आखिरी उम्मीद लेके मुखिया के पास गया था, लेकिन उसने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं उसी सोच में डूबा हुआ था, तभी अचानक से मुझे चक्कर आ गए। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब आंखें खुली तो आप मेरे सामने हो। तुम तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। अब तक तो तुम्हारे बेटे की हालत बहुत खराब हो गई होगी। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर जाओ और अपने बेटे का इलाज करवाओ। वो भला आदमी भोला को बहुत सारे पैसे देता है। इन पैसों से तुम अपने बेटे का इलाज करवाना और बचे हुए पैसों से कोई कारोबार कर लेना। जब कभी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे लौटा देना। पर भाई, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मैंने देवी देवताओं का नाम जरूर सुना था, लेकिन कभी देखा नहीं था, और आज मैंने देख भी लिया। आपने एक अनजान आदमी के लिए इतनी मदद की, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? यह कोई बड़ा काम नहीं है। अब तुम जल्दी जाओ और अपने बेटे को कोई अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। आपने मुझे बताया नहीं, आप पैसे कहाँ से लाए थे? शीला, ये पैसे मुझे एक आदमी ने दिए थे। मैं तो उसे जानता भी नहीं था कि वह कौन है, लेकिन मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। मैंने उसको उसका नाम पूछा, लेकिन उसने नाम बताने से मना कर दिया। मैं उसे जंगल में बेहोशी की हालत में मिला था। उसने मुझे पैसे दिए और कहा कि इस पैसे से तुम्हारे बच्चे का इलाज करना और बचे पैसे से कोई कारोबार कर लेना। तुम सही कहते हो, वो आदमी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। शीला, अभी मेरे पास बहुत पैसे बचे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इन पैसों से कोई काम शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। कहती हूँ एक दुकान खोल लेते हैं,
जिसमें हम ठंडे ठंडे गन्ने का जूस बेचा करेंगे। तुम तो जानते ही हो कि मैं कितने स्वादिष्ट गन्ने का जूस बनाती हूँ। गर्मी के मौसम में लोगों को ठंडे पेय की बहुत ज़रूरत होती है। तुम सही कहती हो शीला, गर्मी में ठंडे पेय और जूस हर आदमी को पसंद है। मैं अभी बाजार जाके सारा सामान ले आता हूँ। कल से हम ठंडे पेय और जूस बेचना शुरू कर देंगे। भोला बाजार जाकर गन्ना और जूस बनाने का सामान ले आता है और फिर वो अगले ही दिन बेचना शुरू कर देता है। भोला का शरबत बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और लोग दूर दूर से उसके शरबत पीने आने लगते हैं। ये बात गांव के मुखिया के कानों तक पहुंच गई। मुखिया भोला की दुकान पर आता है और कहता है, वाह भोला, बहुत बड़ी दुकान खोल ली। अभी तो तू कुछ दिनों पहले लोगों से पैसे उधार मांगता फिर रहा था। एकदम इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो इतनी बड़ी दुकान खोल ली? मुखिया जी, सब ईश्वर की देन है। उसके घर देर है अंधेर नहीं, वो सबका ख्याल रखता है। बात तो बहुत ही ध्यान देने लायक कर रहा है। तेरे शरबत का नाम बहुत सुना है, जरा एक गिलास शरबत मुझे भी तो पिला। मुखिया जी जैसे ही शीला के हाथ का शरबत पीते हैं, वो तो रीमा की तारीफ करने लग जाते हैं। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट शरबत है। बोला तेरी पत्नी के हाथों में जादू है। भाई मानना पड़ेगा, ऐसा शरबत मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पिया। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ। तेरे शरबत के कितने रुपए हुए? अरे मुखिया जी, कैसी बात कर रहे हो? हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? क्यों भाई, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले सकते? यह तुम्हारा काम है। काम में यारी दोस्ती नहीं होती। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? लेकिन मुझे एक बात का बहुत दुख है कि उस दिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। उसके लिए मुझे माफ कर देना मेरे भाई। मुखिया भोला को पैसे देकर चला जाता है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन भोला अपने घर होता है तो उसका दोस्त श्याम आता है। श्याम भोला की दुकान को चलती देखता है और उसका परिवार खुशहाल होता है। श्याम को अपने पुराने व्यवहार पर शर्म आती है। वो भोला से कहता है, भोला भाई, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। उस दिन जब तुम्हारा बेटा बीमार था और तुमने मुझसे मदद मांगी थी तो मैंने तुम्हें मना कर दिया था। मैं स्वार्थी बन गया था, लेकिन आज तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। कृपया मुझे माफ कर दो। श्याम, दोस्ती में माफी मांगने की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारी मजबूरी समझ गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि जीवन में कठिन समय सबका आता है, लेकिन अगर हम दूसरों की मदद करें तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है। तुम सही कहते हो भोला भाई। आज मैंने सीख लिया कि दूसरों की मदद करना सच्ची इंसानियत है। मैं आज से हर किसी की मदद करूंगा, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। भोला और श्याम की दोस्ती फिर से मजबूत हो जाती है। भोला की दुकान दिन ब दिन फलने फूलने लगती है और वो गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन